हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेई मेंस 29 जनवरी 2023 की मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के बारे में। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए ऑब्टेन्ड बाय ओस्वाल्ड्स मेथड इन्वॉल्विंग एयर ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया अपॉन फर्दर एयर ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस बी। B on hydration forms an oxo acid of nitrogen along with evolution of A. The oxo acid produces A and gives positive brown ring test. Identify A and B respectively. तो A को ओस्वाल्ड मेथड से हम लोगों ने ऑक्सीडाइज किया। तो अगर हम अमोनिया के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख लें तो अमोनिया को अगर हम एयर से ऑक्सीडाइज कराएंगे, एयर से ऑक्सीडाइज कराने का मतलब है ऑक्सीजन से, और ओस्वाल्ड मेथड में हम लोग प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रखते हैं तो NO बनती है और वाटर बनती है। तो ए हमारी NO हो गई। ठीक, जो NO बनी उसे फर्दर ऑक्सीडेशन करने के लिए कह रहा है। तो फर्दर ऑक्सीडेशन करने से इसे NO2 बन जाएगी, जो B हो गई। आंसर तो यहीं पे आ गया, ए और बी हमें यहाँ पे मिल गया, लेकिन हम इसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे। NO2 क्या है? NO2 इज ए मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 एंड HNO3। तो जब इसमें वाटर डालते हैं, जब इसमें वाटर डालेंगे तो इससे HNO2 बनेगा और HNO3 बनेगा। अब ये कह रहा है ऑक्सो एसिड एक ही बना, तो आप कहोगे तो दो बन गए। यहाँ पे नहीं, जो HNO2 होता है वो फर्दर डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है HNO3 और NO में। तो इस तरह से A फिर से प्रोड्यूस हो गया हमारे पास में और HNO3 बना ऑक्सो एसिड। ठीक, और जो पॉजिटिव ब्राउनिंग टेस्ट भी देता है। तो इसका जो आंसर आ गया हमारे पास NO और NO2 आ गया, यानी कि थर्ड आ गया। अच्छा था क्वेश्चन था बिल्कुल। अगर नाइट्रोजन फैमिली में जरा सी भी दिक्कत हो तो वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हो, चैनल पे पड़ा हुआ है। ये सारी रिएक्शंस वहाँ पे लिखी हुई हैं और बिल्कुल नोट से ही लगभग लगभग क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। कह रहा है कि द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लैम्डा। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज ऑफ He+ इज। अब जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं कि 1/λ इज इक्वल्स टू होता है RH इंटू Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। और हम जानते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर आएगी तो हमें एनर्जी हमें कैसी चाहिए होगी? मैक्सिमम। तो फॉर हाइड्रोजन एटम अगर हम लिख लें, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एनर्जी शुड बी मैक्सिमम, एनर्जी शुड बी मैक्सिमम। एनर्जी कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। तो एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब ये इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा होगा, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से n इक्वल्स टू 1 पे आ रहा होगा। तो 1/λ विल बी इक्वल्स टू RH। Z की वैल्यू हो जाएगी 1 का होल स्क्वायर इंटू N1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और N2 तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जो RH की वैल्यू आ गई वो 1/λ आ गई, जो हमें गिवन है। RH की वैल्यू क्या आ गई? 1/λ आ गई। अब हीलियम एटम के लिए हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है ऑफ बामर सीरीज। बामर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर longest wavelength of Balmer series, the transition will be n equals to 3 to n equals to 2। n equals to 3 से n equals to 2 में होगा और z की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे हम 1/λ इसे प्राइम लिख लेते हैं, RH इंटू z की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर, z की वैल्यू 2 लिख देते हैं, z 2 जैसा नहीं लग रहा, 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो ये 1/λ प्राइम जो होगा वो हो जाएगा 1/λ। RH की वैल्यू, z की वैल्यू हो गई 4, ये हो गया 1/4 माइनस 1/9
तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/λ इंटू 4 इंटू 5/9 इंटू 4 आ जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो 1/λ की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, या लैम्डा प्राइम की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी λ/9λ/5। तो ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है अगर, तो फिर हम उसे टिक कर देंगे। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है 9λ/5। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसे आसानी से लगाया जा सकता था, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पीज इज। करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पीज अगर हमें बताना है तो K प्लस RB प्लस Mg2 प्लस CS प्लस और कैल्शियम 2+ दिया है। तो हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, इसका कॉन्सेप्ट अगर हम समझें, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम कह सकते हैं स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर विल बी हाइड्रेशन एंथैल्पी। ग्रेटर विल बी हाइड्रेशन एंथैल्पी, नंबर 1। नंबर 2 लिख सकते हैं हायर द चार्ज हायर विल बी हाइड्रेशन एंथैल्पी। प्रोपोर्शनल लिखने में मज़ा नहीं आता इसलिए लिख दिया हायर विल बी द हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो अगर हम दोनों को सम अप करके लिखें तो हम कह सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी आ जाएगी? इसमें सबसे छोटा कौन है? मैग्नीशियम, और उस पर चार्ज भी सबसे ज़्यादा है तो मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा हो गई। फिर बात आई कैल्शियम की, फिर आ जाएगी पोटेशियम की, फिर आ जाएगी रुबिडियम की, और फिर आ जाएगी सीजियम की। ठीक है, तो ये क्या ऑप्शन बन गया? सबसे ज़्यादा हो गया सी के बाद आ गया ई के बाद आ गया क्या? ई के बाद आया हमारे पास के, कहाँ गया? ए है, फिर आ गया बी, और फिर आ गया डी। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? सी ई ए बी डी बन गया 3 ऑप्शन। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो जाना चाहिए, जिससे अगर अगले मेंस में क्वेश्चन आए तो इससे सवाल हम बना पाए। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, मैंने स्ट्रिक्टली लिख दिया सब कुछ साफ साफ। ठीक है, बहुत ज़रूरी बात है ये। हाइड्रेशन वाले क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, आसानी से निकल जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल ही लॉलीपॉप क्वेश्चन था। कह रहा है द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर। तो हाईएस्ट फॉर किसके लिए होगी? ये तो Cl2 डायरेक्टली टिक करने वाला क्वेश्चन था। ऑर्डर क्या होता है? तो लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये सब क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के जो मैंने पी ब्लॉक पे वीडियो बनाए हैं उनमें सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, अगली बार भी आएंगे इन्हीं में से, तो उन्हें एक बार ज़रूर देखें। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर हम लिखें तो Cl2 की ज़्यादा, फिर Br2 की, फिर F2 की, और फिर I2 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्मॉग इज NO2 इज प्रेजेंट इन क्लासिकल स्मोक। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। बोथ NO2 एंड SO2 आर प्रेजेंट इन क्लासिकल स्मोक, ये भी बात सही नहीं है। क्लासिकल स्मोक ऑल्सो हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी सही नहीं है। जो इसमें सही बात है वो फोर्थ है, फोटोकेमिकल स्मोक हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं, और इन्हें हम लोग याद ही रखेंगे। देयर इज़ नो वे आउट कि मतलब अपना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन हम बहुत लॉजिक से कर पाएँ, ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है,
पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, उस पर भी वीडियो आएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो, मेंस के पहले उस पर भी वीडियो आ जाएगा। और उसे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी इस बार एडवांस में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक। ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी की लिखी हुई लाइन है, एस ब्लॉक में लिखी हुई है, वो लिखी है सोडियम NaNi5, सोडियम निकलाइट करके है, ये बिल्कुल हमें याद ही रखना और कोई तरीका नहीं भैया, इसे प्लीज़ याद रखना। ठीक है, जो समझाने वाले सवाल हैं उन्हें तो मैं डिस्कस करूंगा ही, लेकिन जो याद करने वाले हैं वो आप लोगों को याद भी करने पड़ेंगे। अगला सवाल, द कायरल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, हेयर EN इज एथिलीन डाइएमीन। कायरल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो लिख लेते हैं, फॉर अ कंपाउंड टू बी कायरल, फॉर अ कंपाउंड to be chiral it should not have POS, COS and double AOS। POS मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, COS मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री, और डबल AOS मीन्स ऑल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री, तो ये कुछ नहीं होनी चाहिए। तो एक एक करके अगर चारों को बनाए तो देख लेते हैं। प्लेटिनम के साथ अगर हम ट्रांस में कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, पहला वाला बना रहा हूं कॉम्प्लेक्स, तो इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं उसमें तो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड वाला जो हमारा है ये क्या है, ये स्क्वायर प्लेनर है, और प्लेनर मॉलिक्यूल पहले से ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी जिसमें चॉपिंग प्लेन होगा। चॉपिंग जैसे प्याज को चॉप कर देते ना, तो चॉपिंग प्लेन होगा उसमें। ठीक है, तो उसमें सिमेट्री की देखने की ज़रूरत नहीं है। जब सिस फॉर्म होगी तो इसकी हम सिस फॉर्म अगर ड्रॉ कर लें तो सिस फॉर्म कैसी बनाएंगे, PT Cl, एक N यहाँ पे होगा, एक N यहाँ पे होगा, तो ये एक स्क्वायर प्लेन बन जाएगा। लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल ये प्लेनर नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है। ठीक है, और ये अगला वाला फिर से ट्रांस होगा, तो ये नाइट्रोजन लगा देना चारों जगह, तो ये भी कैसा हो जाएगा, इसमें भी POS आ जाएगी, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम ध्यान रख पाएंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल के कायरल होने की कंडीशन क्या है, जिसमें POS, COS और डबल AOS ना हो। कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर टिक कर दिया था, हाँ टिक कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर 1 मोल ऑफ गैस द प्लॉट ऑफ PV वर्सेस P is shown in the figure where P is the pressure and V is the volume of the gas. What is the value of compressibility factor at point A? At point A की बात कर रहा है, तो at point A when the pressure is not too high की कंडीशन हम लगवा देंगे, when the pressure is not too high। जब प्रेशर नॉट टू हाई, तो जो हमारी इक्वेशन है वैंडरवाल इक्वेशन, उसमें स्मॉल b को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। वैंडरवाल गैस इक्वेशन अगर हम पूरी लिख दें, फॉर 1 मोल ऑफ गैस लिख रहे हैं, इसलिए इसे RT लिख देते हैं। इस केस में b इक्वल्स टू 0 मान लेंगे ऑलमोस्ट, तो ये बन जाएगा A प्लस A/V² इंटू V इज इक्वल्स टू RT। मल्टीप्लाई कर देते हैं, PV प्लस A/V इज इक्वल्स टू बन गया RT, ये बन गया PV इज इक्वल्स टू RT माइनस A/V,
आर टी का डिवाइड कर देते तो पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू बन गया 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। जो पी वी अपॉन आर टी होता है ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड होता है, ठीक है। तो जो इससे ऑप्शन बन गया वो बन गया 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी, तो आंसर 4 आ गया हमारा। सिंपल बात है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसे आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से नीचे आ रहा है। ये पी वी इक्वल टू 1 यानी कि ये जेड इक्वल टू 1 की लाइन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, इसे जरा ध्यान से देखेंगे। ऑर्गेनिक का लेकिन मुश्किल है। कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ही है, तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, तो ये ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। डेंसिटी मास पे डिपेंड करती है, और इसमें देखो मास इस सीमलेस ऑर्डर में नहीं है ना, बी आर है सी एल है फिर आई है, तो थोड़ा सा रैंडम है इसलिए इसे हम छोड़ देंगे। बॉइलिंग पॉइंट फिर से बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग से कम होता है और मास से बढ़ता है, तो मास इसमें थर्ड वाले का बढ़ गया, तो सी ऑप्शन भी सही हो गया, ठीक है। और डी वाले में फिर से डेंसिटी में पंगा फंसेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट फिर से हम लिख देंगे कि किसका ज़्यादा होगा, ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो आंसर हो गया ए सी ई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा मोलर मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग मोलर मास फिक्स रखेंगे तो ब्रांचिंग बढ़ाने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम होगा तो वो आसानी से इवेपरेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस से आ गया। कह रहा है ड्यूरिंग द बोरेक्स बीड टेस्ट विद कॉपर सल्फेट अ ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द बीड वाज ऑब्जर्व इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। इसका आंसर अब ब्लू ग्रीन आ गया, तो ब्लू कर देख के सीधे ही बोरेट लगा देते हैं पहले आंसर, लेकिन रिएक्शन भी लिखेंगे हम लोग क्या कि Na2B4O7 को हीट करते हैं तो ट्वाइस NaBO2 बन जाता है सोडियम बोरेट, मेटाबोरेट, और B2O3 बनता है। जो CuO है वो B2O3 से रिएक्शन करके CuBO2 होल ट्वाइस बना देती कॉपर 2 मेटाबोरेट, कॉपर 2 मेटाबोरेट होता है, और ये ब्लूइश ग्रीन होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, ठीक। तो इसका आंसर तो सिंपल था। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या कर रहा है द नंबर ऑफ साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड फॉर्म बाय 2 एमिनो एसिड ए एंड बी। तो ए एंड बी से कितने बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। जैसे अगर हमें बनाने हो, ठीक, तो इसे 4 बना सकते हैं। इसे बना के देखोगे तो ऐसे बना लेना इसे कि जो पेप्टाइड लिंकेज है ट्राइपेप्टाइड बनाने तो COH ए लिख लेते हैं, और ये NH2 होगा, COH और B और NH2 होगा, ठीक है। तो एक बार कैसा बन जाएगा, एक बार ऐसा बनेगा। साइक्लिक बनाना ट्राई बनाना तो ए और इधर से B आ जाए, ठीक। फिर बन जाएगा A B और A। जब इधर इधर उल्टा ए लिखा तो एक बार ए का COH है, एक बार NH2 है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने की बात है। इसी तरह से बी से बन जाएंगे तो टोटल 4 बनेंगे। ना बने कमेंट करना, मैं बना के ड्राइंग बना के भेज दूंगा पूरी पूरी, है ना। ये मतलब सिंपल सवाल है, उसे अननेसेसरी डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। अगला क्वेश्चन क्वांटिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस से, या क्वालिटेटिव भी कह सकते हैं इसे। द कंपाउंड दैट विल गिव पॉजिटिव लेसिग्नेस टेस्ट फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड हेलोजन। अब नाइट्रोजन और हेलोजन करने के लिए हमें पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, और हम इसके लिए क्या कराते हैं, लेसिग्ने टेस्ट के लिए सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, Na+C+N से क्या बना देते हैं, NaCN, और Na और X से मिला के बना लेते हैं NaX। तो दिस इज कॉल्ड सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो इसका आंसर हमारा ए आ जाएगा, जिसमें कार्बन है वही सोडियम साइनाइड बना पाएगा, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मैट्रिक्स दी हुई है, रिएक्शन और एजेंट पूछे गए हैं। तो भाई नेम रिएक्शंस के लिए मैं अलग से एक पूरी सीरीज ऑफ नेम रिएक्शन चालू करूंगा जिसमें सारी नेम रिएक्शन डिस्कस होंगी, उनके क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। तो वो सीरीज जरूर देखनी है आपको, जिससे इस टाइप के क्वेश्चन भी सारे लग जाए, है ना। कह रहा है हॉफमैन डिग्रेडेशन। हॉफमैन डिग्रेडेशन के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं Br2 और KOH। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, RCONH2 प्लस Br2NaOH gives RNH2 प्लस NaBr प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक, तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, हॉफमैन डिग्रेडेशन है। मैं सारी रिएक्शंस लिख दूंगा। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन में कीटोन की रिएक्शन ZnHg और कॉन्सेंट्रेट HCl से कराते हैं। तो इससे एल्केन बन जाता है। दिस इज कॉल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन। इसे क्या कहते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन है। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, इसका मैच कर गया ZnHg। तो इसमें फर्स्ट का 3, सेकंड का 4, ए और डी में से कोई ऑप्शन एक सही है। फिर कह रहा है कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय दोज एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा H। तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेट ले लेंगे इसके साथ, तो क्या बन जाएगा ये CH3OH प्लस SCHO माइनस। दिस इज कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, ये कैनिजारो हो गई। अब राइमर टाइमन रिएक्शन पूछ रहा है। राइमर टाइमन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं किससे, CHCl3 और KOH से। तो इससे सैलिसिल एल्डिहाइड बना लेते हैं। तो ये हमारी हो गई RTR, यानी राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया, थर्ड का हो गया 1 और फोर्थ का हो गया 2। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आ गया वो 4 आ गया। तो इन चारों रिएक्शंस की मैकेनिज्म जब हम लोग नेम रिएक्शन वाले वीडियोस करेंगे तो एक एक रिएक्शन की मैकेनिज्म और उसे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मतलब सिंपल क्वेश्चन था, ये भी बिल्कुल नोट से ही लिखा हुआ था इनफैक्ट। मॉन्ट प्रोसेस बिल्कुल एकदम चिल्ला चिल्ला बताया था कि निकल की मेटलर्जी के लिए यूज़ होता है। तो ये रिएक्शन है सिंपल मॉन्ट्स प्रोसेस की, कि निकल की रिएक्शन CO से कराते हैं तो NiCO4 बन जाता है। और NiCO4 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ढूंढ के रखना है, निकालना है, बढ़िया मज़ा आएगा उसे कोऑर्डिनेशन में करने में। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा किसका है, एवरीडे लाइफ का आ गया है। तो नैरो स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो होती है वो पेनिसिलिन G है। ठीक है, एंटीसेप्टिक जो है वो फ्यूरेसिन है। डिसइंफेक्टेंट हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये मैंने नोट्स में लिखा हुआ है फिर से कि सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो क्लोर एम्फेनिकॉल होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो 1 बनेगा। सिंपल सवाल था, याद रखना, ये आगे के लिए मेंस के लिए याद रखना। इनमें से कोई 2 ले लेंगे और ऊपर वाले क्वेश्चन में से कोई 2 लेके फिर से क्वेश्चन बना देंगे भैया, है ना। तो इन्हें ध्यान रखना जरूरी ही है, इनके लिए कुछ और हम लोग कर नहीं सकते, है ना। तो याद रखेंगे, एंड टाइम पे याद करा करो इन सब चीज़ों को। बिल्कुल जब तुम्हें लगे कि अब मतलब कि अब 3 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं मेंस के, तो उस टाइम पे एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री उठा के एक बार देख लो, 1-2 सवाल बन जाएंगे तो फ़ायदा मिलेगा हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आ गया फिर से हमारा किसका, क्लीमेंसन रिडक्शन का। ये अभी हम लोगों ने लिखा था, ये क्या है, ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। और अभी मैंने रिएक्शन लिखी थी, क्या होती है कि जब हम इसकी रिएक्शन
कंपाउंड लिख लेते हैं PHCO CH2 भैया कार्बन गिन के लिखेंगे, कितने हैं 1 2 3 बीच में है ना, CONH2। ठीक, इसे जब हम ZnHgHCl से ट्रीट कराएंगे तो ये पहले ये वाला C डबल बॉन्ड हो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और ये बचेगा एमाइड। ठीक, एमाइड नहीं बचेगा, ये बच जाएगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। एमाइड की हाइड्रोलिसिस होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो कार्बन हमारे पास यहाँ से, यहाँ पे भी एक कार्बन था तो ये वाला कार्बन इधर आ गया, तो ये 1 2 3 बीच में आ गया। ठीक, अब इसकी LH के साथ रिएक्शन कराइए तो ये बन जाएगा PH 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। ठीक, अब एक तरीका ये था, ये रिएक्शन हो सकती थी। अगर हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं गिवन है तो हम क्वेश्चन को रीथिंक करेंगे। ठीक है, कि जिंक अमलगम हाइड्रोलिसिस एमाइड की कराए, वैसे एमाइड को रिड्यूस नहीं करता, तो यहाँ पे अगर हम इसे NH2 ही रहने दें, क्या कर लें, इसे हम फिर से लिख लेते हैं। अगर तुम पिछला वाला वीडियो देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये क्वेश्चन मेंस में पूछा और उन्होंने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी थी। इस बार ही नहीं करी, वो डिमांड होती क्वेश्चन की। यही चीज़ हमें ऑर्गेनिक में सीखनी है भाई, कि कब हमें क्वेश्चन को कहाँ तक सोचना है। और अच्छी बात है कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो नहीं मैच कर रहा तो हमें कॉन्फ्लिक्ट वाली बात नहीं है। तो इसमें ZnHgHCl से जब रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें एमाइड बन जाएगा और ये PH रहेगा। PH की रिएक्शन LH से कराएंगे तो ये एमीन में कन्वर्ट कर देगा इसे, तो ये NH2 आ जाएगा और यहाँ पे PH आ जाएगा। बीच में 1 2 3 4 कार्बन आ जाएंगे और इसमें भी 4 ही कार्बन होंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसमें भी 5 ही हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ऑप्शन हमारा B मैच कर जाएगा इससे। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस में क्वेश्चन की डिमांड होती है ऑर्गेनिक की, कि ऑप्शन क्या कह रहा है, वैसे सवाल लगाए जाते हैं। ठीक है, दोनों तरीके ठीक थे, हम दोनों कर सकते थे, लेकिन ये क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसलिए इसे यहाँ पे हम लोग रोक देंगे और इसे आगे बात नहीं करेंगे इस बारे में। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सोल्यूशन वुड कोगुलेट द कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्म व्हेन FeCl3 इज एडेड टू NaOH एट द फास्टेस्ट रेट। तो जिसमें कॉन्सेंट्रेशन मिलीमोल सबसे ज़्यादा होंगे उसमें होगा। तो पहले वाले में कितने आयंस हैं, 3, तो 3 आयंस हैं। 3 और जा कितने, 3 और इंटू 0.15 इंटू 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5। इसमें आ जाएगा कितना, 5 इंटू 0.1 इंटू 10 यानी कि ये आ जाएगा 5। ये आ जाएगा 10 इंटू 3 इंटू 0.1 यानी कि 3, और ये आ जाएगा 10 इंटू 0.2 इंटू 4 यानी कि 8। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, 4th में होगा, तो 4th ऑप्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Me3+ टू Me2+ फॉर वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आर दिस, द मेटल विच कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड आर। तो हमें क्या करना है कि मेटल की रिएक्शन M2+ की रिएक्शन H+ से करा के क्या बनाना है, M3+ बनाना है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कराना है। तो ये हो गया हमारा एनोड, कैथोड। कैथोड पे रिडक्शन होता है, मेरा नाम याद रखोगे तब भी काम हो जाएगा। कैथोड रिडक्शन है ना, CR चैतन्य सर। ठीक, चैतन्य रस्तोगी मतलब CR और कैथोड रिडक्शन भी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो अगर हम इसका ई सेल लिखेंगे तो ई सेल विल बी इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, और हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखते हैं तो कैथोड का तो 0 हो गया माइनस। अब रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जिसका ई सेल कैसा आना चाहिए, हमें पॉजिटिव आना चाहिए। ई सेल ई नॉट सेल कैसा आना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक, फॉर स्पॉन्टेनियस सेल। तो एनोड में जिसका इसका नेगेटिव होगा वो आंसर हो जाएंगे। तो एक वेनेडियम का नेगेटिव दिख रहा है मेरे को और एक क्रोमियम का दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए होगी। तो 2 ऑप्शन आ गए, वेनेडियम एंड
क्रोमियम, क्रोमियम 3+ से 2+, और वेनेडियम 3+ से वेनेडियम 2+। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो गए। बेसिकली हमें क्या चाहिए था, निगेटिव चाहिए था रिडक्शन पोटेंशियल, जिससे कि हम लोग ई सेल को पॉजिटिव कर पाए। ठीक, तो आंसर हमारा 1 हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Li2O Na2O2 एंड KO2। इसमें लोगों ने गलती क्या कर दी, इसे ब्रेक करके नहीं लिखा। Li2O को लिखोगे तो ये बेसिकली O2- है, Li2O विल गिव यू O2-, Na2O2 विल गिव यू O2-, और KO2 विल गिव यू O2-। ठीक, ये O2- देगा। अब इसमें होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। इसमें हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। और इसमें हो गए 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया भाई। ठीक, तो आंसर इसका 4 आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल्स। ये फिर से जीओसी की वीडियो में पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, 1 साल पहले का, देखो जाके उसमें सॉरी, उसमें देखो जाके, उसमें मिलेगा ये सवाल, है ना। कह रहा है क्या, सब बना लेते हैं हम लोग। 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल है, तो ये ए हो गया। ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, ये बी हो गया। ये ट्राई मिथाइल फिनॉल है, ये सी हो गया। ये फिनॉल है, ये डी हो गया। और ये क्लोरोफिनॉल है, ये ई हो गया। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ अगर लिखें, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसका पीके कम होगा। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ लिखें तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा ए, क्योंकि उसमें 2 -I और -M लग रहे होंगे। यहाँ पे -I भी लग रहा है और -M भी लग रहा है। भाई अगर ये नहीं समझ में आ रहा -I -M, तो फिर से जीओसी वाली वीडियो देखो, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट वाली। इसमें -I और -M लग रहा है एक ही जगह पे, इसमें +I लग रहा है और +H लग रहा है, इसमें कुछ नहीं लग रहा और यहाँ पे केवल -I लग रहा है। तो ए सबसे ज़्यादा हो गया, फिर बी हो गया। ठीक, फिर क्या हो गया, फिर हो गया ई, फिर हो गया डी, और फिर हो गया सी। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ, क्या पूछ रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके। तो हमने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, तो जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा उसकी पीके कम, तो यानी कि ए की सबसे कम हो गई, ए की पीके सबसे कम होगी क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है भाई। पीके ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक, तो ए की सबसे कम हो गई, फिर बी, फिर सी, ई डी सी, इसी ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक, तो आंसर आ जाएगा ये। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं 51 पे। करा फॉर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस एक्स एंड वाई द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम एज शोन इन द फिगर, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज। ये ग्राफ थोड़ा सा मुश्किल है, इसे ध्यान से समझेंगे। देखो क्या हो रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमें जो ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस होती है वो ये वाला ग्राफ होती है। यह होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहां पे होता है टाइम। ठीक, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें पता है ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, A0 e⁻ -KT के बराबर होती है। ठीक,
तो ओवरऑल रिएक्शन क्योंकि इसी पैटर्न को फॉलो कर रही है तो हम कह सकते हैं ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का कैसा है, फर्स्ट। अब ऑर्डर डिटरमाइन नहीं किया सकता है तो गलत बात है। जब ग्राफ दिया है तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट दिया है। मेरी बात ध्यान सुनेंगे भाई, जब ग्राफ दिया है तो एक्सपेरिमेंट हमें दे रखा है, उससे हम जज करेंगे ग्राफ प्लॉट करके कि ऑर्डर कैसा आ रहा है। तो ऑर्डर कैन नॉट बी डिटरमाइन, गलत बात हो गई। रीजन 1 and 3 इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में देखो यहाँ पे टाइम के साथ रेट चेंज नहीं हो रहा तो ये तो जीरो ऑर्डर की होगी लाइन। यहाँ पे टाइम के साथ इस रीजन में रेट चेंज नहीं हो रहा तो ये तो जीरो ऑर्डर हो गई, तो थर्ड वाला सही हो गया। और फर्स्ट ऑर्डर देखो स्ट्रेट लाइन इनिशियली तो शुरू में तो ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, डिक्रीज करेगा, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। तो 1 और ए और सी सही हो गए। इन द टू रीजन इज फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड रीजन में से फर्स्ट ऑर्डर कहना ठीक नहीं, ठीक। रीजन 2 द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0.1 to 0.9, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते। 1 से डिक्रीज हो रहा हो, कुछ वेरी कर रहा होगा, ठीक है। 0.9 एग्जैक्ट हो गया होगा, नहीं कह सकते। तो एग्जैक्टली कंफर्म हो गया, केवल हम दो बातें सही कह पाए, इसलिए इसके दो स्टेटमेंट सही होगा और इसका आंसर 2 आ गया। अब अगला कह रहा है द सम ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल्स इन WCO6 एंड Mn2CO10 इज, ठीक। तो जब ब्रिजिंग कार्बोनिल की बात हो रही है तो एक ही मेटल है तो उसमें ब्रिज होने का कोई सेंस नहीं बनता, तो पहले वाले में तो आ गया 0। Mn2CO10 का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। जब कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे तो इसे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे मेटल कार्बोनिल के स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो ये इस तरह से निकाला जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे वीडियो में तब हम इसे और डिस्कस कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए केवल स्ट्रक्चर से याद रखेंगे क्योंकि लोगों को जल्दी होती क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए, इसलिए इसमें कोई भी ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है द फॉलोइंग फिगर शोज द डिपेंडेंस ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन कंसंट्रेशन लैम्डा एम नॉट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये ऑन्सगर इक्वेशन का क्वेश्चन है जिसमें वो लिखता है कि लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए एंड रूट सी। ये केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही ट्रू होता है। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हमें कितने हैं। तो कह रहा है लैम्डा एम नॉट, पहला स्टेटमेंट कह रहा है लैम्डा एम नॉट फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेशन से नहीं आएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ये इक्वेशन काम नहीं करती, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक। फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी लैम्डा एम वर्सेस सी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट इक्वल टू लैम्डा एम नॉट। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए ही वैलिड होती है इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ही है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोचेस 0 नहीं 1 हो जाएगी, वो तो हमेशा से ही 1 थी, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया, ठीक। लैम्डा एम नॉट फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट ए और बी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग लैम्डा नॉट फॉर द इंडिविजुअल लाइंस, बिल्कुल सही है। ये हमारा कोलरेश लॉ है, इसे हम लोग देख लेंगे। तो ये कितने हो गए, 2 स्टेटमेंट सही हुए, तो इसमें 2 स्टेटमेंट गलत हो गए और 2 सही हुए, तो आंसर 2 ही लिख दो, चाहे सही लिखो या गलत लिखो, किस्मत है तुम्हारी। अगर मिसरीड भी कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है वाटर डिकम्पोजेज एट 2300 केल्विन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द परसेंट ऑफ वाटर डिकम्पोजिंग एट 2300 केल्विन एंड 1 बार इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज दिस, ठीक है। तो हमने के इक्विलिब्रियम लिख लिया, तो अगर हम ये इक्वेशन लिख लें सीधे, वाटर गैस दे रखी है H2 गैस और हाफ O2 गैस, T इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन हम कुछ 1 ले लेते हैं, ये 0 0 ले लेते हैं। T इक्वल टू T पे ये 1 माइनस अल्फा हो गया, तो ये अल्फा हो गया, ये अल्फा बाई 2 हो गया। तो के इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे, के इक्विलिब्रियम विल बी अल्फा इंटू अल्फा बाई 2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। अब वाटर डिकम्पोज कर रहा है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो हम इसे मान लेंगे 1 माइनस अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1, ठीक। तो ये क्या आ गया
के इक्विलिब्रियम की वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू अल्फा की पावर 3/2 इन डिवाइडेड बाई √2। तो √2 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इज इक्वल्स टू अल्फा की पावर 3/2। तो स्क्वायर कर दें अगर हम दोनों साइड तो हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल्स टू अल्फा का क्यूब। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻2 यानी कि अल्फा जो आ जाएगा वो 2% आ जाएगा। ठीक, अल्फा कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा और हमें निकालना था परसेंटेज ही निकालना था नियरेस्ट इंटीजर में। अरे वाह सुंदर सवाल, 2 आंसर आ गया इसका। ठीक है, सिंपल सवाल था, बिल्कुल आसानी से लग जाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन अप्रोचिंग इक्विलिब्रियम एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। ठीक है, अब इसमें जो KF दिया हुआ है वो दिया है 10⁻³ और KR जो दिया हुआ है रिवर्स रिएक्शन का वो 10⁻² दिया हुआ है। तो इससे हमें K इक्विलिब्रियम पता लग गया कि K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू होता है KF अपॉन KR। ये शायद क्वेश्चन में कम दिख रहा हो लेकिन मैंने लिख दिया इसे, यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई हैं वो ये हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻³ अपॉन 10⁻² यानी कि 10 आ गया। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी निकालनी विद माइनस साइन गिवन है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है -RT ln K इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी नॉट लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड निकालना हमें। ठीक, तो R की वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में कि -8.3, T की वैल्यू दे रखी है 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 300 और ln 10 की वैल्यू हमें दे रखी है -8.3 इंटू 300 इंटू ln 10 की वैल्यू हमें 2.3 दे रखी है। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5727 किलो जूल पर मोल विद नेगेटिव साइन। तो हो जाएगा -5.7 इंटू 10⁻³ सॉरी ये किलो जूल नहीं ये जूल आएगा, किलो जूल्स सॉरी जूल्स पर मोल। ठीक, और हमें निकालना किलो जूल में, तो ये आ जाएगा -5.7 किलो जूल पर मोल और नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करेंगे तो इसे 6 किलो जूल पर मोल लिख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो सिंपल सवाल था, बेसिक, इससे सरल सवाल नहीं आ सकता भाई। अब इससे भी सरल पूछेंगे तो फिर तो गड़बड़ी हो जानी है। ठीक, अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग क्रोमेटोग्राम was developed by adsorption of a compound A on 6 cm TLC glass plate. The retardation factor of the compound A is, ठीक है, रिटार्डेशन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं कि कितना ऊपर चढ़ा डिवाइडेड बाई टोटल स्लाइड कितने की थी, तो कितने 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम गया। अब हम जो केमिकल लगाते हैं वो यहाँ पे लगाते हैं, इस लाइन पे केमिकल जो लगाते हैं हम लोग वो यहाँ पे लगाते हैं। तो इसने 0.5 सेंटीमीटर छोड़ दिया, तो ऊपर इसने हाइट कितनी रेस की यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। और टीएलसी क्योंकि ऊपर से हमें पकड़ने के लिए जगह छोड़नी होती है और नीचे जहाँ से छोड़ दिया, तो टोटल लेंथ कितनी हमारे पास है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर चढ़ा आउट ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो ये 0.6 आ गया। तो 0.6 या फिर इसे लिख दें 6 इंटू 10⁻⁻1, तो ये आंसर आ गया इसका 6। सिंपल सवाल था, बिल्कुल आसानी से होने वाला। सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 17 मिलीग्राम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H16 है, टेक्स अप 8.40 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस measured at 0 degree centigrade and 760 mm of mercury. The ozonolysis of the same hydrocarbon yields this. The number of double bond present in the molecule. ठीक है, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड निकालने के लिए हम क्या करें, हम लोग मेहनत कर सकते हैं कि कितने डबल बॉन्ड आए, तो उन्हें निकालने के लिए अगर हम स्टोइशियोमेट्री का सहारा लें तो आसानी से निकल जाता है। कैसे निकलता है? PV = nRT होता है, हम जानते हैं, क्योंकि इसे अगर कपल करके कराओगे ना तो बड़ी घिचपिच हो जाएगी यार, है ना। PV = nRT होता है। प्रेशर हमें दे रखा है 760 यानी 1 atm। वॉल्यूम हमें दे रखा है 8.4 इंटू 10⁻³
एन की वैल्यू हमें 17 बाय इसका मोलर मास जो आ गया, चलो एन की वैल्यू निकाल लेंगे मोलर मास के, एन सीधे निकाल लेते हैं, आर की वैल्यू ले लेते हैं 0.0821 0.0821 और टेम्परेचर आ गया 273। तो एन की वैल्यू जब यहाँ से सॉल्व करी तो आ गई 0.375 मोल्स। ठीक, और जब मोल्स हमने गिवन से निकाले तो एन की वैल्यू आ गई 17 मिलीग्राम्स थे, डिवाइडेड बाय 136। ऑक्सीजन मतलब कार्बन 12 हो गया, 136 कर दिया, तो इससे आगे जो मोल्स आए वो हमारे पास आ गए 0.125। ठीक, तो मोलर मास जो हमारे पास इतना आ रहा और कितने हाइड्रोजन खर्च हो रही है 3 टाइम्स, यानी कि 3 ही डबल बॉन्ड रहे होंगे। तो सिंपल है, इसे लिख देते हैं द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने आ जाएंगे 0.375 डिवाइडेड बाय 0.125, यानी कि कितने आ गए 3 आ गए। ठीक, कैसे निकालें कि जितने मोल्स हमें हाइड्रोजन खर्च हुई और कितने मोल्स थी, तो 3 डबल बॉन्ड्स आए पर मोल। ठीक, तो ये सिंपल सवाल था, इसका आंसर हमारे पास 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ml ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ pH 12 इज x × 10⁻⁻1। ठीक, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ब्रेक हुआ मेरे भाई तो कैसे हुआ, Ca2+ बना प्लस 2OH- बना। ठीक, इसका कॉन्सेंट्रेशन सी था, ये इनिशियली 0 होंगे, जब T = T पे आया तो खत्म हो गया ये और 2C बन गया। तो 2C इन 100 ml अगर हम इसकी मोलैरिटी निकाल लें, दैट शुड बी इक्वल टू 10⁻⁻², क्योंकि pH 12 दी है तो OH- n कंसनट्रेशन, pH कितनी है 12 है, तो POH कितनी हो गई 2 हो गई, तो OH- n कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया 10⁻²। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 गए, तो C की वैल्यू आ गई 1/5 × 10⁻⁻3, यानी कि 1/5 करें 1/2, तो ये 5 × 10⁻⁻4 मोल्स आ गया। यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें मिलीमोल्स चाहिए, तो हम लिखते हैं 5 × 10⁻⁻1 मिलीमोल्स आ गया। ठीक, तो ये आ गया आंसर इसका 5। हमें जो लिखना था वो यहाँ पे 5 लिखना था, x की वैल्यू लिखनी थी, तो ये 5 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसे देख के लोगों ने छोड़ दिया, अटेम्प्ट नहीं किया, आसान है, देखते हैं। कह रहा है लेड सोडियम सॉलिड lead nitrate is dissolved in 1 liter of water. The solution was found to boil at 100.15 degrees centigrade. When 0.2 mole of NaCl is added to the resulting solution, it was observed that the solution froze at -0.8 degree centigrade. The solubility product of PbCl2 in 10⁻⁻6 फॉर्मेट में बतानी, Kf और Kb हमें गिवन है। तो हमें डेल्टा Tb इज इक्वल टू होता है I × Kb × मोलैलिटी। ठीक है, तो ये हो गया 0.15 इज इक्वल टू ये हो गया 0.5 × नंबर ऑफ आयंस लेड नाइट्रेट में कितने हो गए, PbNO3 था होल ट्वाइस, तो I की वैल्यू इसके लिए कितनी हो गई 3 हो गई, तो 3 × मोलैलिटी निकाल ली, तो मोलैलिटी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 0.1, मोलैलिटी की वैल्यू आ गई 0.1। अब PbNO3 की रिएक्शन कराई किससे हमने, NaCl से, और इससे बना दिया PbCl2 प्लस ट्वाइस NaNO3। ठीक, तो ये पॉइंट कितना था हमारे पास 0.1 मोल था। ठीक है, और ये 0.2 मोल थे इसके। जब रिएक्शन कंप्लीट हुई होगी
तो ये भी पूरा खत्म हो गया, ये भी पूरा खत्म हो गया, ये 0.2 बना और ये 0.1 बना। ठीक, अब जो भी के एफ आ रहा होगा वो इन आइंस की वजह से आ रहा होगा, तो इसके लिए 0.8 इज इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू एम, फिर से लगा दे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ की वैल्यू दी है 0.8 इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई की वैल्यू आ गई कितनी 1.8, तो इसका के एफ हो गया, और आई की वैल्यू आई अलग अलग आइंस के लिए अलग लिखेंगे, तो आई की वैल्यू लिखेंगे कितनी 0.2 और इसके लिए कितने आ गए आइंस, 2 आइंस आ गए इंटू 2 प्लस इसके लिए लिखेंगे तो लिखेंगे 0.18 इंटू 0.1। ठीक, क्योंकि ये तो डिसोसिएट हो नहीं रहा, और इसके लिए सॉल्युबिलिटी लिखनी है सॉरी, तो 3s लिख देंगे सीधे। PbCl2 के लिए जब सॉल्युबिलिटी लिखेंगे तो 3s लिखेंगे, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो Pb2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस में ब्रेक करेंगे, तो ये S और 2s मिलके 3s आ जाएगी। तो ये आ गया 0.72 प्लस 1.8 इंटू 3s, तो यहाँ से s की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 0.0148, तो KSP की वैल्यू जो होगी वो होगी Pb2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर। तो Pb का कॉन्सेंट्रेशन हो गया S और ये हो गया 2s का होल स्क्वायर। S की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 0.0148 इंटू 0.0148 इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो दैट टर्न्स आउट टू बी 13135 इंटू 10⁻⁻7, तो ये आ जाएगा 13.5 इंटू 10⁻⁻6, और हमें राउंड ऑफ करना है तो हम इसे 13 ही लिख देंगे। ठीक, तो ये सॉल्व हो गया। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, सॉल्युबिलिटी को मिला दिया। क्या किया, सॉल्युबिलिटी को मिला दिया। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जब आ जाता तो सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स आ ही जाते हैं, तो उसे वैसे देखना था। लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस इन द फॉलोइंग विच डू नॉट हैव ऑड इलेक्ट्रॉन्स। तो सब पहले ये तो गिनती करने वाला सवाल था यार, इससे तो सरल सवाल ही नहीं है। डू नॉट पूछ रहा है, इसमें तो है, इसमें सारे इवन है, इसमें भी सारे इवन हो गए। ब्रोमीन का ऑड होता है, फ्लोरीन का होता है, तो ऑड ऑड इवन हो जाएंगे। ठीक है, डी में भी ऑड है, डी में ऑड है, अच्छा इसमें इवन हमें क्या बोलना, डू नॉट हैव बताने। ओके, तो इसमें ब्रोमीन के पास इवन हो गए, इसके पास ऑड हो गए, इसके पास इवन हो गए, इसके पास ऑड हो गए। ठीक, तो 3 लोगों के पास इवन है और 4 लोगों के पास, 3 लोगों के पास ऑड है, तो कितना आंसर आ गया, 3 आ गया। इनके पास इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके पास ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, सॉरी ये, तो 3 इवन और 3 ऑड हो गए, तो आंसर आ गया हमारा 3। तो ये पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे थे, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर सिंपल थे। हम लोगों ने डिस्कशन किया, डिस्कशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो कि ये कैसे सॉल्व हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, तो उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को, वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी करोगे तो मेरे को भी बूस्ट मिलता है। थैंक यू वेरी मच।